स्वर हो गया, समझ गए ना? अब फिर से समझो, जितना पढ़े उसका रिवाइंड समझो। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? भाषा पढ़ा था। बोलिए, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भाषा के बाद क्या पढ़ी थी? बोली पढ़ी थी। बोली के बाद क्या पढ़ी थी? लिपि पढ़ी थी। हाँ, तो इसी चीजों में से मैंने आपको क्या बताया? वर्ण। वर्ण क्या होता है? जो हमारा ये जो चैप्टर है वर्ण विचार के नाम से, इसमें अभी हमने आपको वर्ण में क्या बताया? मैंने ये बताया, ध्यान समझो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण अथवा ध्वनि कहते हैं। ठीक, इसलिए रिपीट करा रहे हैं कि तुम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है ना? फिर वर्ण के बाद क्या आता है आपका? वर्णमाला। वर्णमाला मैंने आपको बताया ना, वर्णमाला माने वर्णों की माला, माने अक्षरों की माला। वर्णों की माला माने अक्षरों की माला। तो क्या कहोगे कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णमाला कहते हैं। इतना सबको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब इसमें हमने आपको क्या बताया था? कौन कौन से? फिर देखिए, वर्ण के भेद, तो दो मुख्य भेद होते हैं। पहला क्या है? स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। व्यंजन। ठीक, स्वर मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अभी आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको स्वर पढ़ाया है। स्वर में मैंने आपको क्या पढ़ाया? स्वर में मैंने आपको क्या पढ़ाया? कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी कहते हैं कि जिनके बोलने में, अब स्वर में क्या लिखोगे कि जिनके, अलग पेन से लिख देते हैं ना तब अच्छा लगेगा। कहते हैं कि जिनके बोलने में, जिनके बोलने में, सीधी सीधी बात लिखो ना, जिनके बोलने में क्या होता है? अन्य वर्ण, अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, बोलिए। ये देखिए हमारी स्वर की परिभाषा हो गई। स्वर की परिभाषा को आप ऐसे बांट दीजिए। ठीक, एक मिनट इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जहां दिक्कत तो पूछ लीजिए। अब देखिए,
इसके बाद आता है हमारा, अब इतना क्लियर हो कि नहीं सर, ये बताइए। अब देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर ऐसे लिखिए, स्वर को बांट दीजिए। पहला होता है स्वर के, यहां लिखो 3 भेद। हाँ, पहला हरस्व माने छोटा, हरस्व। दूसरा दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा। तीसरा होता है प्लुत, तीसरा होता है प्लुत। हाँ, प्लुत में ये देखो कोलैबोरेशन से थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, उसको फिर से लिख देते हैं। थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी ना, वहां पेन घुमा नहीं था, ठीक। इसमें ये हरस्व उ होगा, ये वाला समझ गया ना, यहाँ देखो पेन उस समय घूम गए, ठीक, समझ गए। ये आपको कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए हरस्व क्या होता है। हरस्व वो होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। हरस्व क्या होता है समझिए, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हरस्व कहते हैं, हरस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर इसलिए कहते हैं कि इन्हीं से तो हरस्व स्वर कहते हैं, ठीक बेटा, बोलिए। इनको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, जैसे अ, फिर ई, फिर ऊ और फिर री। हाँ, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? किसको दिक्कत है बताओ? किसी को दिक्कत है तो बताओ, ठीक। अगला है दीर्घ। अगला हमारा क्या है? दीर्घ। दीर्घ किसे कहते हैं? दीर्घ हमारा होता है बड़ा। बेटा बात नहीं, दीर्घ स्वर कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व से ज्यादा समय लगे या हरस्व स्वरों से दुगना समय लगे, तो लिख लो, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व से दुगने का समय लगता है, हरस्व से दुगने का समय लगता है। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यहां लिखो, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? ठीक। तो अब ध्यान देना कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई बताओ? 3 और 3 कितने हो गए? 6। और वो कितने थे? 4। तो 6 और 4 10।
एक और है 11। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। अगला देखिए प्लुत। अगला है क्या? प्लुत। प्लुत स्वर क्या होगा समझो? जिसके उच्चारण में तिगुना समय लग जाए। उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं तो बड़ी अच्छी बात। ओके बेटा, तो इस तरह से आपका स्वतंत्र जो है रूप स्वर जो है वो हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक, अब किसी कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत तो बड़ी अच्छी बात है। इसका उदाहरण जानते हो क्या होता है? ओम, पता है कि नहीं? ये ओम जो होता है इसका उदाहरण होता है। ठीक, हाँ, जहां दिक्कत होगी बता देना, इसका उदाहरण यही होता है, ओम। अब स्वरों का उपयोग कैसे होता है समझो। मात्रा के रूप में। आप लोगों ने मात्रा सुना है ना? मात्रा, ये मात्रा जो होता है सुना है कि नहीं? तो मात्रा क्या होती है ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यंजन है, ठीक, और उस व्यंजन में हमको मात्रा, से मान लीजिए हमको पापा लिखना है, ठीक है, तो पापा को कैसे लिखोगे? प लिखोगे। प में जब आप ये स्वर लगाओगे तब ये बनेगा पा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। तब ये क्या बनेगा? पा बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्वर जो है व्यंजन के साथ मिलाकर जब लिखा जाए तब उसकी मात्रा लगती है। जैसे ये इसकी देखिए मात्रा लिखी है, देख रहे हैं ना? जैसे पा लिखना है तो ये जो खड़ी पाई ये मात्रा है, आ की मात्रा है, समझ गए? जैसे हमको लिखना है दिया, तो ये जो ये लगा है, ये जो हमारा साइन है ये ह्रस्व ई की मात्रा है। बोलिए, ये हमारी ह्रस्व ई की क्या है? मात्रा है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और जानो, जैसे तुम लोग एक बेहतरीन चीज जानो, नई नई चीज। जैसे आपको अगर मान लो आपको र में मात्रा लगानी हो, जैसे आपको रू लिखना हो तो आप ऐसे रू लिखेंगे? हाँ, इसमें जैसे आपको रुपया लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ये गलत है ना? ये गलत है बेटा, मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों? हाँ, इसमें जो है मात्रा अलग तरीके से, र में मात्रा ऐसे जुड़ती है। ठीक, जैसे हमको लिखना है जरूर, तो लो ये ऐसे जरूर लिखा जाएगा। समझ गया ना? ये सब विशेष मात्रा लगाने के नियम है। समझ गए? हाँ, एक वर्ड होता है री, ध्यान देना, री का प्रयोग स्पेशली संस्कृत में होता है। हालांकि ये पढ़ा तो री जाता है, समझिए। जैसे ये री है तो अगर आप
अगर हम बोले तो इस तरह से ये बोला जाएगा। क्यों बोला? देखो इसमें और इसमें कोई अंतर है? इसको बोलो और इसको बोलो और इसको बोलो बेटा, कोई अंतर है? जरा आपको बताओ। दोनों का उच्चारण लगभग सेम होगा। यहां अगर हम लिख दें तो उच्चारण लगभग एक ही होगा, उच्चारण सेम होगा ना, एक होगा। लेकिन अगर हमको लिखना है ऋचा तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। ये ऋचा हमारी लिखी गई है, यहां लिखते हैं ऋचा। समझ गए? ठीक, ये सब चीज आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। इतना पढ़ाने के बाद अगर आप लोगों को अब लगता है कि कोई दिक्कत है तो जरा पूछ लीजिए हमसे, आप लोगों को हम बता दें।